हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अगर हम 2010 के बाद की बात करें तो लगातार खनन से जुड़े लोग बहुत अधिक सक्रिय नजर आने लगे हैं। इनमें बहुत से हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हैं। मतलब मिट्टी को सोने के भाव बेचकर मोटी कमाई प्रदेश में कर रहे हैं। जहां नेता सीधे सक्रिय नहीं है, वहां इनके परिजन इस काम में संलिप्त हैं। सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं खनन का ये काम राजनेता भी करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि नियम कठिन नहीं हो रहे, लेकिन समस्या ये है कि अब ये खनन से जुड़े लोग ही परेशानी का सबब नेताओं के लिए बन चुके हैं और राजनीतिक चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की थी कि रेत और बजरी की कीमतें तय की जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री इस मांग को अपने तरीके से रख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की खड्ड और नालों के साथ दरिया में रेत को निशुल्क किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी भी तरह की वसूली सरकार आम आदमी से ना करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की तर्ज पर बजरी के मूल्य तय किए जाने चाहिए, ताकि क्रशर को लेकर जो बार बार एक माफिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अगर सरकार इन नियमों को प्रदेश में लागू करती है तो बंद हो सकता है, जिस कारण मालिक कम राजनेता अधिक जनता में बदनाम किए जाते हैं। मसला यहाँ तक नहीं है, मसला ये भी है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में क्रशर माफिया या क्रशर मालिक लगातार भारी क्यों पड़ते जा रहे हैं। पर्दे के पीछे की ऐसी कौन सी कहानी है जिसके चलते क्रशर से जुड़े ये लोग राजनेताओं के चहेते बन जाते हैं और फिर इनके ही रिश्तेदार क्रशर मालिकों के साथ ही दूसरी जगह पर क्रशर खोलकर पार्टनरशिप में काम करते हैं। अगर यहाँ पर यह कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश की खड्डों से उठाकर इस बजरी को सोने के भाव मालिक बेच रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ इसके लिए मशक्कत इतनी ही करनी पड़ेगी कि सरकारों को अपने हाथ में रखा जाए और कहीं ना कहीं क्रशर से जुड़े लोग इस काम को बखूबी करना भी जानते हैं और जो नेताओं की कमजोरियां हैं उन्हें भी अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि आज तक हिमाचल प्रदेश में आवाज उठाने वाले तो बहुत से लोग निकल कर आए, लेकिन बहुत लंबे समय तक वे अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाए और ना ही सरकारों से कोई बड़ा सहयोग मिला, जिसका कारण कहीं ना कहीं राजनेताओं और क्रशर मालिकों का आपसी तालमेल भी कहा जा सकता है, जिसमें अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ पर अगर हम राजनेताओं का क्रशर देखें तो ठाकुर महेंद्र सिंह का क्रशर हमेशा चर्चाओं में रहता है और विपक्ष बार बार उनके क्रशर को लेकर आवाज उठाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जो सीधे राजनीति से जुड़े हुए हैं और अगर इनके नाम पर क्रशर नहीं चल रहा है तो इनके रिश्तेदारों के नाम पर क्रशर चलाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं योगदान नेताओं का भी इसमें है और मुश्किल में भी नेता ही है। यहाँ पर सवाल ये भी नहीं है कि इन्होंने क्रशर खोले हैं, कोई भी खोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्रशर को लेकर जो पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए थी वो नहीं बन पाई, चाहे कांग्रेस की बात की जाए या फिर भाजपा की। पर्यावरण के साथ पेयजल योजनाएं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के चलते प्रभावित हुई हैं, इसके विपरीत प्रभाव हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण पर लगातार पड़ रहा है। इसके साथ ही बहुत से क्रशर मालिक इन दिनों हिमाचल प्रदेश में राजनीति में भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और युवाओं में विशेष रूप से बहुत अधिक आकर्षण राजनीति का देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम पुराने नेताओं की बात करें तो उस तरह का हल्ला इन नेताओं का क्रशर मालिकों के रूप में नहीं रहा और बहुत से हिमाचल प्रदेश के लोगों को तो इस बात का भी इल्म नहीं है कि इन नेताओं के क्रशर प्रदेश में चलते हैं। लेकिन नए युवा जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, पैसे के दम पर टिकटों के दावे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अगर राजनेताओं ने क्रशर को लेकर या कीमतों को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई तो आने वाले समय में विधानसभा में इन क्रशर मालिकों का ही कब्जा हो सकता है। इस बात को भी अब दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जगह अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखें तो आज के समय में राजनेताओं को सबसे बड़ी परेशानी इन क्रशर मालिकों से ही हो गई है, जो अपने तरीके से अब टिकटों की दावेदारी करने लगे हैं।
यहाँ बताते चलें कि प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ठेकेदारी और खनन से जुड़े लोगों का सरकार में दखल का शुरू से ही विरोध करते रहे हैं और सिर्फ कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का पक्ष लेते रहे हैं। राकेश पठानिया की नूरपुर में परेशानी कांग्रेस नहीं बल्कि निक्का है। ऐसे ही हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर अगर परेशान हैं तो वे भी भाजपा के युवा चेहरे आशीष से परेशान है। सुखराम अगर पोंटा में परेशान है तो वहां भी मनीष तोमर और मदन मोहन है। हालांकि राजनीति भी इन लोगों ने इन्हीं राजनेताओं के दम पर की थी, आज जिनको ये भारी पड़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 270 के करीब क्रशर चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर क्रशर का मालिक ही राजनीति कर रहा है, लेकिन नई पीढ़ी के जो युवा है वे जरूर किसी न किसी रूप में राजनीति करते इस दौर में दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति ये लोग इसीलिए आसानी से अपना लेते हैं क्योंकि ये आर्थिक रूप से क्रशर की वजह से ही सशक्त हो चुके हैं, जिसके चलते अब स्थानीय नेताओं को क्रशर मालिकों के आगे राजनीति का प्रारूप भी बदलना पड़ रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि अब भाजपा या कांग्रेस दोनों ही दलों की बात करें तो अब ये नेता भी जो लोकल राजनीति करते हैं इनसे परेशान होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकारें किस तरह की नीति क्रशर मालिकों को लेकर हिमाचल प्रदेश में लेकर आती है, क्योंकि अगर स्थिति हिमाचल प्रदेश में यही रही तो आने वाले विधानसभा चुनावों में या इसके अगले विधानसभा चुनावों में ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि राजनेता कम क्रशर से जुड़े लोग अधिक विधानसभा में दिखाई देंगे। विधानसभा में भी अब नेता इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। बीते कल वीरेंद्र कंवर ने इसके लिए नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के ऊपर निशाना साधा और ये भी स्पष्ट कर दिया कि क्रशर मालिकों पर भाजपा सरकार लगाम लगाने में असफल रही है, लेकिन राजनीति की लड़ाई में कहीं ना कहीं अब ये क्रशर मालिक भी नेताओं पर भारी पड़ने लगे हैं। बात नेताओं के लिए इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास कहीं 3 तो कहीं 5 और कहीं पर 8 क्रशर हो गए हैं। कागजों में रिश्तेदार मालिक हैं, इसीलिए नेता अधिक परेशान है।